वास्तु एक सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष, जिसे हम सब केपी एस्ट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं, कि एक अत्यंत शक्तिशाली और कह सकते हैं कि सबसे गूढ़ विषयों में से एक पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और ये विषय है 12वें भाव का उपस्वामी, जिसे हम ज्योतिष की भाषा में 12th कस्पल सबलॉर्ड या CSL कहते हैं। इसे ज्योतिष में एक बहुत बड़ी उपाधि दी गई है, द फाइनल डिसाइडर, यानी कि अंतिम निर्णायक। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी कुंडली का जो 12वां भाव है वो मुख्य रूप से मोक्ष का, व्यय यानी खर्च का, या किसी भी चीज के अंत यानी नकार का भाव है। और इस भाव का जो उपस्वामी है वही ये तय करता है कि किसी भी घटना का, किसी भी प्रयास का अंतिम परिणाम क्या होने वाला है। सफलता हाथ लगेगी या विफलता, हमें बंधन मिलेगा या मुक्ति। एक तरह से समझिए, यह हमारे जीवन की हर कहानी का अंतिम अध्याय लिखता है। तो इस गहन विश्लेषण में हम ये देखेंगे कि ये जो अंतिम निर्णायक है यानी 12वां CSL, ये हमारे जीवन के किन किन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण रखता है। हम अपनी बात की शुरुआत करेंगे विदेश यात्रा और वहां बसने की संभावनाओं से, जो आज बहुत से लोगों का सपना है। फिर हम समझेंगे कानूनी मामलों और कारावास के योग को। इसके बाद हम अपने स्वास्थ्य और शारीरिक कल्याण पर आएंगे। फिर देखेंगे कि हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी प्रतिष्ठा और जीवन में मिलने वाले धोखे के बारे में यह क्या संकेत देता है। और फिर हम बात करेंगे आध्यात्मिकता, मृत्यु और उससे भी परे के रहस्यों की। और अंत में हम ये भी समझेंगे कि रोजमर्रा के जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में इसके क्या क्या अनुप्रयोग हैं। तो चलिए इस रहस्यमयी ज्योतिषीय यात्रा की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ये अंतिम निर्णायक हमारे जीवन को कैसे और किस हद तक प्रभावित कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले उस विषय पर बात करते हैं जिसमें आजकल बहुत से लोगों की गहरी रुचि होती है, और वो है विदेश यात्रा और वहां जाकर बस जाना। कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार किसी व्यक्ति की कुंडली में विदेश यात्रा का योग है भी या नहीं, इसका जो मुख्य और अंतिम संकेतक है वो 12वें भाव का उपस्वामी ही होता है। समझिए कि यही वो ज्योतिषीय चाबी है जो समंदर पार की यात्राओं के दरवाजे खोलती है या फिर उन्हें हमेशा के लिए बंद रखती है। अब इस स्लाइड पर जो दिलचस्प संयोजन दिए गए हैं, आइए उन्हें जरा विस्तार से और आराम से समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या विदेश यात्रा का वादा कुंडली में है भी या नहीं? इसके लिए यदि 12वां CSL तीसरे, 9वें और 12वें भाव का कारेश यानी सिग्निफिकेटर बन जाए तो विदेश यात्रा का एक बहुत ही मजबूत योग बनता है। अब इसके पीछे का तर्क बहुत ही सीधा और सुंदर है। जरा सोचिए, तीसरा भाव होता है अपने घर, अपने आसपास के माहौल को छोड़ने का। 9वां भाव है लंबी यात्राओं का, तीर्थ यात्राओं का, और 12वां भाव वो स्वयं विदेशी भूमि का प्रतीक है। तो जब ये तीनों भाव एक साथ जुड़ जाते हैं तो व्यक्ति अपना घर छोड़कर एक लंबी यात्रा पर विदेशी भूमि तक पहुंचता है। अच्छा, अब मान लीजिए कोई काम के सिलसिले में किसी नौकरी के लिए विदेश जाना चाहता है। तब इस संयोजन में एक और भाव आकर जुड़ जाता है, वो है 6ठा भाव, जो नौकरी या सेवा का कारक है। यानी 3, 9, 12 और 6 भावों का संबंध व्यक्ति को विदेश में नौकरी दिलाता है। और अगर कोई विदेश में पढ़ाई के लिए जाना चाहता है तो उसके लिए भी 3, 9 और 12 का संयोजन ही देखा जाता है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, स्थायी निवास का। क्या व्यक्ति वहां हमेशा के लिए बस जाएगा? तो देखिए, यदि 12वां CSL या उसका नक्षत्र स्वामी किसी चर राशि यानी मेष, कर्क, तुला या मकर में बैठा हो तो विदेश में स्थायी रूप से बसने की प्रबल संभावना बनती है। चर का मतलब ही है चलायमान, जो एक जगह टिकता नहीं। और इसके ठीक विपरीत, यदि 12वां भाव किसी स्थिर राशि यानी वृषभ, सिंह, वृश्चिक या कुंभ में पड़ रहा हो तो व्यक्ति विदेश में स्थायी रूप से तो नहीं बसता, पर हाँ, एक बहुत लंबे समय तक वहां रहता है और फिर वापस आ जाता है। तो विदेश यात्रा की सुनहरी दुनिया से निकलकर अब हम 12वें भाव के एक दूसरे और कुछ हद तक एक अंधकारमय पहलू की ओर बढ़ते हैं। ये भाव सिर्फ विदेश यात्रा का ही नहीं है, बल्कि ये गुप्त गतिविधियों, छिपे हुए दुश्मनों और बंधन या कारावास को भी नियंत्रित करता है। और इसीलिए किसी भी कुंडली में कारावास के खतरे का आकलन करने के लिए 12वें भाव के उपस्वामी का विश्लेषण करना अनिवार्य, बेहद जरूरी हो जाता है। यहाँ पर कारावास के लिए एक बहुत ही विशिष्ट संयोजन दिया गया है जिसे जेल योग भी कहते हैं। यदि 12वां CSL दूसरे, तीसरे, 8वें और 12वें भाव को एक साथ दर्शा रहा हो तो ये एक बहुत मजबूत संकेत माना जाता है। और अगर इस संयोजन का संबंध छायाग्रह राहु से भी बन जाए तो इसकी संभावना और भी ज्यादा प्रबल हो जाती है। अब इसके पीछे का तर्क समझिए। दूसरा भाव हमारे परिवार और कुटुंब का है तो उसका बिगड़ना हमें परिवार से अलग करता है। तीसरा भाव हमारे निवास स्थान का है तो उसका बिगड़ना घर से विस्थापन या पलायन दिखाता है। 8वां भाव गहरे संकट, अपमान और हमारी आवाजाही पर रोक यानी प्रतिबंध का है।
और 12वां भाव वो स्वयं 4 दीवारी में कैद होने का, एकांतवास और बंधन का प्रतीक है। राहु यहाँ पर बंधन और अलगाव के एक नैसर्गिक कारक के रूप में काम करता है और इस योग को और भी ज्यादा मजबूत कर देता है। इस तरह ये ग्रहों का एक बहुत ही शक्तिशाली संयोजन है जो हमारी स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंधों की ओर इशारा करता है। चलिए अब अपना ध्यान स्वास्थ्य की ओर लगाते हैं। 12वें भाव का उपस्वामी ये भी तय कर सकता है कि क्या किसी व्यक्ति को जन्म से ही कोई शारीरिक दोष या कमी होगी। इसके अलावा अस्पताल में भर्ती होने, लंबी बीमारियों और कुछ खास शारीरिक अंगों की समस्याओं के मामलों में इसकी भूमिका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इस स्लाइड पर स्वास्थ्य से जुड़े कुछ बहुत जरूरी संकेतक हैं, इन्हें धीरे धीरे समझते हैं। तो जन्म से ही शारीरिक दोषों का संकेत क्या है? ये तब होता है जब 12वां CSL अशुभ भावों यानी छठे, 8वें या 12वें भाव का कार्येश हो। क्यों? क्योंकि देखिए, छठा भाव रोग का है, 8वां भाव असाध्य या पुरानी बीमारियों का और 12वां भाव स्वयं अस्पताल में भर्ती होने का है। इसीलिए 12वां भाव सीधे सीधे लंबे समय तक अस्पताल में रहने या बिस्तर पर पड़े रहने की स्थिति को दर्शाता है। अब बात करते हैं हमारी दृष्टि की, हमारी आंखों की। अगर 12वां CSL दूसरे, 8वें या 12वें भाव का कार्येश हो तो आंखों से जुड़ी समस्या हो सकती है। दूसरा भाव हमारी दाईं आंख का है, 12वां बाईं आंख का और 8वां भाव किसी भी अंग की हानि या गंभीर समस्या का। और अगर इस संयोजन में सूर्य जो दाईं आंख का कारक है, चंद्रमा जो बाईं आंख का कारक है या शुक्र जो आंखों की सुंदरता और दृष्टि का कारक है भी पीड़ित हों तो ये एक गंभीर दृष्टि दोष का संकेत देता है। खास तौर पर बाईं आंख के दोष के लिए अगर 12वां CSL छठे, 8वें और 12वें भाव को दर्शाते हुए दूसरे भाव से भी जुड़ जाए तो ये बाईं आंख में गंभीर समस्या का एक बिल्कुल साफ ज्योतिषी संकेत देता है। 12वां भाव व्यय यानी खर्च का घर भी है, लेकिन देखिए खर्च एक जैसा नहीं होता। कोई खर्च निवेश बन जाता है तो कोई बर्बादी। तो ये 12वें भाव का उपस्वामी ही है जो ये तय करता है कि वो खर्च हमें सम्मान दिलाएगा या अपमान, हमें लाभ देगा या फिर हानि। ये हमारे जीवन की कीमत को निर्धारित करने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। यहाँ पर दो बिल्कुल विपरीत, एक दूसरे से एकदम अलग स्थितियां दिखाई गई हैं जो 12वें भाव की दोहरी प्रकृति को साफ साफ दर्शाती हैं। एक तरफ अगर 12वां CSL 8वें और 12वें भाव का सूचक हो तो व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा, अपने धन और अपने सम्मान की भारी हानि का सामना करना पड़ सकता है। 8वां भाव अपमान का है, संकट का है, अचानक होने वाले नुकसान का है, जबकि 12वां भाव तो हर प्रकार के व्यय और हानि का ही है। ये एक बहुत खतरनाक संयोजन है। वहीं दूसरी ओर अगर 12वां CSL बृहस्पति या शुक्र जैसा कोई नैसर्गिक शुभ ग्रह हो और वो धन लाभ के भावों यानी दूसरे, छठे और 11वें भाव से जुड़ जाए तो नतीजा एकदम उल्टा होता है। यहाँ दूसरा भाव हमारे संचित धन का, छठा भाव नौकरी या प्रतियोगिता से लाभ का और 11वां भाव हमारी सभी इच्छाओं की पूर्ति और आमदनी का है। ऐसा संयोजन हमारे खर्चों को एक बहुत लाभकारी निवेश में बदल देता है जिससे व्यक्ति को शानदार रिटर्न मिलता है। ये दिखाता है कि 12वें भाव के साथ कौन से दूसरे भाव जुड़े हैं। ये पूरी कहानी को ही बदल कर रख सकता है। एक कहानी हानि की हो सकती है या एक कहानी लाभ की। अब बात करते हैं धोखे की। क्या ज्योतिष में इसके लिए भी कोई साफ साफ संयोजन मौजूद है? जी हाँ, बिल्कुल है। अगर किसी का 12वां CSL एक ऐसे ग्रह के नक्षत्र में बैठा हो जो 5वें और 8वें भाव को दर्शाता है तो उस व्यक्ति के साथ धोखा होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब इसका तर्क क्या है? इसका तर्क ये है कि 5वां भाव हमारी बुद्धि और हमारे फैसले लेने की क्षमता का है और 8वां भाव अचानक आने वाले संकट, छिपी हुई चीजों और धोखे का है। तो जब बुद्धि के घर का संबंध संकट और धोखे से होता है तो फैसले गलत हो जाते हैं। और अगर इस संयोजन में बुध जो बुद्धि और चालाकी का कारक है या शनि जो रहस्य, देरी और धोखे का कारक है भी जुड़ जाएं तो धोखा दिए जाने की संभावना लगभग निश्चित हो जाती है। अब हम 12वें भाव के सबसे गहन, सबसे रहस्यमयी और सबसे आध्यात्मिक पहलू पर आते हैं। ये भाव भौतिक जगत से परे की यात्रा यानी हमारी आध्यात्मिक यात्रा, त्याग, संन्यास और किसी व्यक्ति के जीवन के अंत की प्रकृति को दर्शाता है। इसे सही मायनों में मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही शुभ योग है। जब 12वें भाव का उपस्वामी जो कि अंत का निर्णायक है वो स्वयं अंत के घर यानी 12वें भाव में ही बैठ जाए तो ये व्यक्ति को जीवन के दौरान बहुत गहरे और उपयोगी आध्यात्मिक या अतीन्द्रिय अनुभव प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में भारी उथल-पुथल के बावजूद अपने अंदर एक गहरी मानसिक शांति का अनुभव करता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका अंत, उसकी अंतिम विदाई बहुत शांतिपूर्ण और गरिमा के साथ होती है। संन्यास योग की रचना तब होती है जब 12वां CSL पहले, चौथे और 12वें भाव को एक साथ दर्शाता है। इसका तर्क समझिए।
12वां भाव है त्याग का, पहला भाव है स्वयं का यानी मैं का, और चौथा भाव है घर, परिवार और घरेलू सुख सुविधाओं का यानी स्वयं का और घरेलू सुखों का त्याग करना। लेकिन इस रास्ते में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है 11वां भाव, जो ठीक 12वें से पहले आता है। ये इच्छाओं का, आसक्ति का, लाभ का और सांसारिक उपलब्धियों का घर है। सच्चा मोक्ष तभी मिलता है जब व्यक्ति 11वें भाव द्वारा रची गई माया के बंधनों को तोड़ देता है। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग सिर्फ त्याग के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारी इच्छाओं पर विजय पाने के बारे में भी है। चलिए अब हम 12वें भाव के उन व्यवहारिक पहलुओं पर आते हैं जिन्हें अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। ये भाव सिर्फ मोक्ष, जेल या विदेश यात्रा जैसी बड़ी बड़ी बातों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारे व्यवसाय से लेकर हमारी संपत्ति तक हर जगह एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संपत्ति खरीदने के 2 अलग-अलग संयोजन यहाँ दिए गए हैं जो ये दिखाते हैं कि 12वां भाव असर में कैसे काम करता है। अगर 12वां CSL चौथे, 11वें और 12वें भाव को दर्शा रहा है तो व्यक्ति संपत्ति का निर्माण करता है, जैसे जमीन लेकर घर बनाना या कोई फैक्ट्री बनाना। यहाँ पर 12वां भाव यानी निवेश या खर्च, 11वें भाव यानी इच्छा की पूर्ति के माध्यम से चौथे भाव यानी संपत्ति को फलीभूत कर रहा है। वहीं अगर CSL चौथे, छठे, 9वें और 12वें भाव को दर्शाए तो ये बना बनाया अपार्टमेंट या घर खरीदने का संकेत देता है। इसी तरह व्यवसाय में भी 12वां भाव बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई फैक्ट्री का मालिक अपने कर्मचारियों को वेतन देता है तो उसका 12वां भाव ही सक्रिय होता है, क्योंकि ये एक ऐसा खर्चा है जो दूसरों की आजीविका चला रहा है, जो एक तरह का पुण्य कर्म भी है। 12वां भाव एकांत का और बाहरी दुनिया से कटकर किए जाने वाले गहरे कामों, जैसे कि वैज्ञानिक शोध में भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शोध में सफलता के लिए 12वें CSL का 11वें और 12वें भाव से जुड़ना जरूरी है, यानी एकांत में की गई मेहनत से इच्छा की पूर्ति 11। अगर इसमें 9वां भाव जो उच्च ज्ञान का है भी जुड़ जाए तो ये डॉक्टरेट या पोस्ट डॉक्टरेट जैसे उच्च स्तरीय शोध का संकेत देता है। और अगर CSL 12वें भाव में ही स्थित हो तो अक्सर ये शोध विदेश में या किसी एकांत जगह पर पूरा होता है। और नए आविष्कारों के लिए पहले यानी स्वयं, 5वें यानी रचनात्मकता, 9वें यानी ज्ञान और 12वें यानी एकांत शोध भाव के एक शक्तिशाली संयोजन की जरूरत होती है। ये मानना बहुत जरूरी है कि 12वें भाव का जो अंतिम परिणाम होगा वो व्यक्ति की अपनी चेतना और उसकी मानसिकता पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। देखिए, एक ही ऊर्जा को एक संत मोक्ष पाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है और एक अपराधी अपराध करने के लिए। इसलिए ये भाव नकारात्मक और आपराधिक प्रवृत्तियों के साथ साथ दुर्घटना जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में भी अपनी भूमिका निभा सकता है। इस तालिका में कुछ गंभीर नकारात्मक प्रवृत्तियां दिखाई गई हैं, और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये संयोजन सिर्फ प्रवृत्तियों का संकेत देते हैं, न कि निश्चित घटनाओं का। व्यक्ति की अपनी स्वतंत्र इच्छा और चेतना हमेशा एक भूमिका निभाती है। अगर 12वां CSL शनि हो और वो छठे शत्रु, 8वें संकट, 10वें कर्म और 12वें गुप्त योजना भाव को दर्शाए तो व्यक्ति डकैती या चोरी की गुप्त योजनाएं बना सकता है। इसी तरह अगर मंगल 12वें भाव का उपस्वामी होकर 5वें मन, छठे हिंसा, 8वें अपमान और 12वें गुप्त कर्म भाव से जुड़ जाए तो ये अनैतिक या घृणित विचारों और कामों को जन्म दे सकता है। आप कुछ और गंभीर योगों की बात करते हैं जिनका विश्लेषण बहुत ही ज्यादा सावधानी से किया जाना चाहिए। दुर्घटना के लिए 12वें CSL का संबंध मारक यानी दूसरे और 7वें या बाधक भावों से होना चाहिए। मारक का अर्थ है जीवन ऊर्जा को समाप्त करने वाले भाव। इसके साथ ही अगर ये CSL छठे, 8वें, 10वें और 12वें भाव का सूचक हो तो दुर्घटना का योग बनता है। आत्महत्या के मामलों में अगर 12वां CSL शनि, मंगल, सूर्य या राहु जैसा कोई क्रूर ग्रह हो, वो मारक या बाधक भावों का स्वामी हो और साथ ही 8वें यानी आत्मविनाश और 12वें यानी अंत भाव को मजबूती से दर्शाता हो तो ये आत्मघाती प्रवृत्तियों का एक दुखद संकेत देता है। और दोनों ही मामलों में 12वां भाव अस्पताल में भर्ती होने या अंतिम हानि की पुष्टि करता है। आइए अब 12वें CSL के कुछ और खास और विविध परिणामों पर एक नज़र डालते हैं जो हमारे जीवन पर इसके व्यापक और कभी-कभी आश्चर्यजनक प्रभाव को भी दिखाते हैं। 12वें भाव का प्रभाव बहुत ही विविध है। अगर शुक्र जो प्रेम और सुख का कारक है 12वें भाव का उपस्वामी होकर पहले स्वयं, 5वें प्रेम, 7वें जीवन साथी और 12वें शयन सुख भाव को दर्शाए तो ये शयन सुख को सुनिश्चित करता है, यानी जीवन साथी के साथ आजीवन एक सुखद वैवाहिक संबंध।
अगर CSL तीसरे छोटी यात्रा और 12वें विदेश भाव को दर्शाता है तो ये व्यक्ति को एक घुमक्कड़ स्वभाव देता है जो हमेशा यात्रा पर रहता है, जैसे आजकल के आधुनिक व्लॉगर्स होते हैं। और वहीं अगर यही CSL 5वें प्रजा, 10वें कर्म और पहले स्वयं भाव से जुड़ जाए तो व्यक्ति अपनी कमाई को गरीबों की मदद करने या धर्मशाला जैसी जन कल्याणकारी संस्थाएं बनाने में खर्च करता है। अब निष्कर्ष की ओर बढ़ते हुए हम ज्योतिष की एक मौलिक द्विधा पर आते हैं, 11वां भाव बनाम 12वां भाव। 11वां भाव हमारी इच्छाओं, हमारे लाभ, हमारी महत्वाकांक्षाओं और हमारी उपलब्धियों की पूर्ति का है। ये सब कुछ पाने का भाव है। लेकिन ठीक उसके बाद आता है 12वां भाव, जो अंतिम फैसला लेता है। क्या उन इच्छाओं और उपलब्धियों का त्याग किया जाएगा या फिर उन्हें किसी बड़े निर्माण जैसे कोई शोध, कोई कला या जन कल्याण के काम में बदला जाएगा? तो सवाल ये है कि क्या हम अपनी इच्छाओं से नियंत्रित होते हैं या क्या हम उन्हें किसी उच्च उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करते हैं? इसका जवाब 12वां CSL देता है। तो जैसा कि हमने इस पूरे विवेचन में देखा, 12वां कस्प सबल लॉर्ड वास्तव में हमारे जीवन के हर पहलू के अंतिम परिणामों का निर्णायक है। यही खर्च, निवेश, हानि, मुक्ति, बंधन, विदेशी भूमि और एकांत को नियंत्रित करता है। इसका विश्लेषण हमारी जीवन यात्रा की दिशा और हमारी अंतिम मंजिल के बारे में एक बहुत ही गहरी और अचूक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यही तय करता है कि हमारे सभी प्रयासों का अंतिम नतीजा क्या होगा, सफलता या विफलता, बंधन या स्वतंत्रता। आज के इस विवेचन में हमने 12वें भाव के उपस्वामी की रहस्यमयी और शक्तिशाली भूमिका को विस्तार से समझा। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए ज्ञानवर्धक और उपयोगी सिद्ध होगी। ये आपको ये सोचने पर मजबूर कर सकती है कि ये जानने के बाद कि 12वां भाव ही अंतिम निर्णायक है, जीवन की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षाओं और चुनौतियों का सामना करने का हमारा नजरिया कैसे बदल सकता है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस विवेचन को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। वास्तु एक सॉल्यूशन।